हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकल स्टडी 24 आवर्स में। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो अ, हड्डियों की एक प्रकार की बीमारी होती है जो कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी से हो सकती है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिस वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी इनकी कम हो जाती है और ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। मोस्टली जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो स्पाइन्स, हिप जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता क्या है। ऑस्टियो मतलब होता है कि बोन्स एंड पोरोसिस मतलब होता है डैमेज करना, है ना, बोन्स को डैमेज करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इज आ प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्केलेटल डिसीज। ये एक प्रकार की सिस्टमिक स्केलेटल डिसीज होती है, मतलब जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा हड्डियों का ढांचा, उसकी एक प्रोग्रेसिव डिसीज होती है जो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस्ड बोन मास, कंप्रोमाइज बोन स्ट्रेंथ। ये क्या करती है? बोन डेंसिटी, जो हमारी बोन डेंसिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है और कॉम्प्रोमाइज बोन स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारी बोन की स्ट्रेंथ होती है बोन डेंसिटी के कम होने के कारण वो भी कम हो जाती है ना। फिर हम देखते हैं इन दिस कंडीशन बोन डेंसिटी द अमाउंट ऑफ बोन टिश्यूज इट रिड्यूस बिकॉज इट्स डिपोजिशन डज नॉट कीप पेस विथ रिजॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो बोन डेंसिटी होगी, टिश्यूज़ की डेंसिटी होगी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रहा है ना, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली बोन टिश्यूज़ की इंटेंसिटी होती है और उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देता है, जिस वजह से बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने लगती है ना। नेक्स्ट हमारा एपिडर्मियोलॉजी। एपिडर्मियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो कितने लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं और वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन है जो ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है। ओवर 200 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड बोन ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब 200 मिलियन से ऊपर, मतलब 200 मिलियन से ऊपर के लोग वर्ल्ड में ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं। ओवर 70% ऑफ दोज एज 18 ईयर्स, मतलब जो 70% जो पेशेंट्स हैं वो 80 साल से ऊपर के हैं। एंड अबव आर अफेक्टेड, 80 साल से ऊपर के पेशेंट जो हैं वो अफेक्टेड हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में इंक्रीजिंग एज के साथ बढ़ सकता है ना। फीमेल जेंडर मेल की अपेक्षा फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में किसी को है तो भी हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी के कारण, है ना। इमोबिलिटी, बॉडी में अगर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो भी हो सकता है। लो डाइट कैल्शियम, अगर हम खाने में अपने बहुत ज़्यादा कैल्शियम कम ले रहे हैं उसके कारण हो सकता है। स्मोकिंग, है ना। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वालों को। इसमें ओफेरेक्टोमी एक प्रकार का ओवरी सीजर होता है जिसमें यूनिलेटरल बाईलेटरल ओवरीज का ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट हमारा थिन बिल्ड स्मॉल, नेक्स्ट है हमारा थिन बिल्ड स्मॉल बोन्स। थिन बिल्ड मतलब बहुत ज़्यादा हड्डियां पतली और कमज़ोर होती हैं, उनको हो सकता है अर्ली मेनोपॉज, जो फीमेल्स में अगर बहुत जल्दी 14 ईयर्स से पहले मेनोपॉज आ जाते हैं तो उस कंडीशंस में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईटियोलॉजी और कॉज। जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसको हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है इसको भी हमने टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड किया गया है। पहले हम प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं। यह एक प्रकार की बोन वीकनेस डिसऑर्डर कहलाता है ना, जो पोस्ट मेनोपॉजल
में हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण प्रोड्यूस होता है और सेनाइल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। पहले हम प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस को देखते हैं। फर्स्ट है इज़ अ कॉमन बोन वीकनिंग डिसऑर्डर। यह एक प्रकार का बोन वीकनेस डिसऑर्डर होता है अकरिंग स्पॉन्टेनियसली, जो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली ही प्रोड्यूस होता है बाय एजिंग, सेनाइल और पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब एज के द्वारा और पोस्ट मेनोपॉजल के द्वारा ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल प्रोड्यूस होता है एंड देन प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारा प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस को भी हमने 2 मेन टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला टाइप 1, जो टाइप 1 है वो कहलाता है पोस्ट मेनोपॉजल। जो पोस्ट मेनोपॉजल वाली कंडीशन है वो जब लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं और ये क्या कर देता है, हमारी प्रजनन दर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यह कंडीशन जो होती है 45 से 55 साल की एज में प्रोड्यूस होती है और ये ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की कमी के कारण जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, उस कंडीशंस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है प्राइमरी। हम देखते हैं टाइप 1 अकर्स इन विमेन आफ्टर मेनोपॉज, मतलब विमेंस में मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन मतलब ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की कमी के कारण होता है अफेक्टिंग ट्रेबिकुलर स्पॉन्जी बोन। ये क्या करता है, ट्रेबिकुलर स्पॉन्जी बोन, मतलब मैंने यहाँ पे बताया है ये जो स्पॉन्जी बोन होती है, जालीदार बोन होती है, स्पंजी टाइप की, है ना, जो जैसे जस्ट लाइक केक जो स्पॉन्जी होता है, अगर इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं तो वो स्पंजी टाइप का फील होता है, वैसी बोन होती है। इस मोस्टली वर्टिब्रा होती है ना, तो उसको उन्हीं बोन को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू वर्टिब्रल एंड रिस्ट फ्रैक्चर, और क्या कराएगा, वर्टिब्रल और रिस्ट फ्रैक्चर को लीड कराएगा। इस टाइप 2 सेनाइल में, टाइप 2 क्या करें, सेनाइल मतलब ये ओल्ड एज के साथ प्रोड्यूस होता है, ओल्ड एज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अकर्स इन बोथ, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ओवर 70 साल से ऊपर के लोगों को, रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म एज रिलेटेड बोन लॉस। अगर बहुत समय से ऑस्टियोपोरोसिस किसी पेशेंट को है, लंबे समय से उसकी बोन में डैमेज हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उस कंडीशंस में ये ट्रेबिकुलर और कॉर्टिकल दोनों टाइप की बोन्स में डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है और दोनों टाइप की बोन्स में ये सेनाइल टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज क्या कहलाता है, प्राइमरी हम इसके कॉज देखेंगे। एजिंग का देख चुके हैं हम कि जो 70 से ऊपर वाले पेशेंट होंगे उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हार्मोनल फैक्टर, है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो डेफिशिएंसी के कारण पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन डेवलप हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल फैक्टर में हमारी विटामिन D3 की कमी के कारण भी हो सकता है और बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होंगे उसके कारण। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। जो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मेनली इसके जो कारण हैं वो हो सकते हैं मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, और जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होते हैं वो हो सकते हैं ना। हम देखते हैं इसमें, इज़ बोन लॉस कॉज बाय अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस। इसमें बोन लॉस होने का कारण जो होगा मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, एलर्जी एट्सेट्रा। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी सिटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग जो पोजीशंस होती हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल फैक्टर में कवर होती हैं। मेडिकेशंस, मोस्ट नोटेबली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ड्रग होती है वो एक प्रकार की इम्यूनो सप्रेसिव और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जो
सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण हो सकती है। इसके कारण है मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस मैंने आपको बताया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ये जो होती है एक फ्रैक्चर रिस्क को बढ़ा देती है ना। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, एपिलेप्सी में इसका यूज़ किया जाता है और ये हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करती है, जो हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कैंसर थेरेपीज़, किसी भी प्रकार की कैंसर थेरेपीज़ अगर पेशेंट की चल रही हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो होता है, ये जब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है या बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो उसमें कुछ डिसीज़ेस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, इत्यादि डिसीज़ेस। इसमें हम देखते हैं कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम एक प्रकार के हार्मोनल डिसीज़ होती है। जब हमारे बॉडी में हार्मोन में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बहुत लंबे समय तक बना रहता है ना, तो हमारी क्या होता है, वेट गेन होने लगता है, बॉडी का वेट गेन होने लगता है। और ये जो वेट गेन होता है स्टार्टिंग होता है हमारे फेस से और बैक साइड से, है ना। नेक्स्ट हमारा है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड का सिक्रीजन करने लगता है तो उसको हम हाइपरथायरॉइड कहते हैं। गोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म जो होता है एक प्रकार का लो सेक्स हार्मोन कंडीशंस होती है, जिसमें जो सेक्स हार्मोन होंगे बहुत कम मात्रा में बनेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा टाइप 1 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है एक प्रकार की बहुत सीरियस कंडीशंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होती है वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को कवर करती है। एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, इसमें जो सीलियक डिसीज़ होती है एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करती है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, जब बॉडी को बहुत मिनरल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स आदि नहीं मिल पाते हैं तो उस कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होता है, जो हमारी मिनरल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये जो होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इनको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। नेक्स्ट हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज़। एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोन्स डिसीज़ होती है जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट लिवर डिसीज़ हो गया, है ना, ये हो गया। एक हो गया लिवर डिसीज़ और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की इंजुरी हो जाना, है ना। नेक्स्ट हमारा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में हेमेचूरिया और जैसे एनीमिया ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस अगर हम देखें तो इसमें पहला होगा BMD मतलब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, BMD करा सकते हैं, डेक्सा करा सकते हैं। डेक्सा का मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखा है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री। नेक्स्ट हमारा एक्सरे, नॉर्मल बोन का हम एक्सरे करा सकते हैं, फ्रैक्चर की हिस्ट्री ले सकते हैं। ब्लड यूरिन टेस्ट, है ना, ब्लड यूरिन टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं हमारा है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट है फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स बेसिकली बोन फ्रैक्चर है ना, जो बोन को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट हमारा थोरेसिक काइफोसिस। थोरेसिक काइफोसिस जो होता है फॉरवर्ड अपर थोरेसिक स्पाइंस होती है, जो थोरेसिक काइफोसिस कहलाती है। हाइट लॉस मतलब हाइट कम हो जाती है। वीकर बैक एक्सटेंशन स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ, जो हमारी बैक स्ट्रेंथनिंग मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जो ग्रिपिंग मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं, है ना। बैलेंस एबनॉर्मलिटीज़, जो हमारा बैलेंस होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, चलने में हमारा जो बैलेंस होगा एबनॉर्मल टाइप का होगा, है ना।
फॉल रिस्क, गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बैक पेन होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगी। फिर अवॉइडेंस बिहेवियर है ना, पेशेंट जो होगा डरेगा खड़े होने में, चलने में, बैठने में। डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा और किसी के सामने जो स्टैंडिंग सिटिंग ये पोजीशन लेने में बहुत ही उसको दिक्कत होगी। मेडिकल ट्रीटमेंट, फोकस ऑन बोन स्ट्रेंथनिंग, जो होगी बोन स्ट्रेंथनिंग कराने में फोकस करना होगा। एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग, इसमें ड्रग का यूज़ करना है ना। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसमें ऑलरेडी ही मेडिकल ट्रीटमेंट में जो होगी ड्रग्स इन्वॉल्व होगी, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को ड्रग्स के नाम इसीलिए बता दिए हैं ताकि आपको नॉलेज में रहे कि इसमें कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है ना। चलिए, एंटी रिसॉर्प्टिव ड्रग्स सच एज बाइफॉस्फोनेट एंड डेनोसमनेब है ना। एंड इंक्रीजिंग बॉन्ड डेंसिटी को बढ़ाना है। रिड्यूस रिस्क फॉर फ्रैक्चर के लिए क्या करना है, रिस्क को कम करना है। सप्लीमेंटेशन में कैल्शियम और विटामिन D3 बहुत ही कंपलसरी होता है पेशेंट को देना। इसमें हम 1000 से 13 मिलीग्राम पर डे पेशेंट्स को दे सकते हैं और विटामिन D3 भी सभी पेशेंट्स को देना कंपलसरी होता है, पर जो ऑस्टियोप्रोसिस वाला पेशेंट्स है उसको देना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। नेक्स्ट हमारा होता है फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन में हमारा फर्स्ट आएगा रेसिस्टेंस ट्रेनिंग है ना। पेशेंट्स को रेसिस्टेंट ट्रेनिंग देना है, वेट बेयरिंग एंड इम्पैक्ट एक्सरसाइज कराना है, ठीक। बैलेंस ट्रेनिंग देना है, पेशेंट्स को बैलेंस को मेंटेन करना सिखाना है, चलना सिखाना है, उठना सिखाना है ना। फॉल प्रिवेंशन, गिरने से बचाना है। और एक्सरसाइज प्रिकॉशन, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को एक्सरसाइज कराएगा उसको सारे प्रिकॉशंस लेना कंपलसरी होगा। जो फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन होगा मैं उसको आपको ऑस्टियोपोरोसिस की जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है।